Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम डेली बेसिस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं अलॉन्ग विद द स्टैटिक जीके पार्ट एंड रिवीजन एज वेल। तो आज है 17 अगस्त। कल संडे था, संडे के दिन हमारी ये क्लास नहीं होती है, तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट डे 12 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग 16 और 17 अगस्त से मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड एज की सेक्टर्स टू पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। आपको बताना है इस रिपोर्ट को किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया है। द करेक्ट आंसर हियर इज डी ऑप्शन, नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग ने ये रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश की है। इसमें इन्होंने 4 हाई पोटेंशियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है। ये कौन कौन से सेक्टर्स थे? केमिकल सेक्टर, टेक्सटाइल, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट, एंड चौथा है सोलर फोटोवोल्टाइक मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो इसमें इन्होंने इन सेक्टर्स को एग्जामिन किया बेस्ड ऑन मार्केट पोटेंशियल, कॉम्पिटिटिवनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी रेडीनेस, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल एंड वैल्यू चेन पोजीशंस को देखते हुए इस रिपोर्ट का मेन एम क्या था? डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को स्ट्रेंथन करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना और कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करना इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में। ठीक है, तो सिंपली बस इतना याद रखिएगा, की सेक्टर्स टू पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की? द आंसर इज डी ऑप्शन, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बॉडी फॉर्म हुई थी 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। ये इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी थिंक टैंक है। ओके, और नीति आयोग में रिसेंटली 2 अपॉइंटमेंट्स भी हुए हैं। पहला हो गया सीईओ का पोजीशन। पहले यहाँ पर निधि छिबर थी एडिशनल सीईओ, लेकिन रिसेंटली अब नए सीईओ बन गए हैं मिस्टर अनुराग जैन। ठीक है, और यहाँ पर नए वाइस चेयरपर्सन कौन बने थे अभी कुछ दिनों पहले? मिस्टर अशोक कुमार लाहिरी। ये यहाँ पर नए वाइस चेयरपर्सन हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे केमिकल्स इंडस्ट्री की, तो इंडिया केमिकल सेक्टर में जैसे डाइस, फर्टिलाइजर्स और फार्मास्यूटिकल्स ये सब आते हैं। इंडिया दुनिया का 3rd सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है केमिकल के मामले में। केमिकल्स इंडस्ट्री में क्लोरीन और एथिलीन जैसे बेसिक केमिकल्स आते हैं। ठीक है, टेलीकॉम इक्विपमेंट की बात करते हैं, तो टेलीकॉम इक्विपमेंट में मोबाइल टावर्स, राउटर्स और स्विचेस आते हैं। 5G टेक्नोलॉजी टेलीकॉम सेक्टर में हाई स्पीड इंटरनेट देते हैं आपको। इंडिया में BSNL और रिलायंस जियो टेलीकॉम सर्विसेज देने वाली ये प्रोमिनेंट कंपनीज हैं। ओके, सो यहाँ पर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, नीति आयोग। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। उदार शक्ति 2026 is a bilateral air exercise conducted between India and which other country? उदार शक्ति नाम की एक्सरसाइज इंडिया किस कंट्री के साथ में करता है? तो रिसेंटली ये कंडक्ट हुई है मलेशिया के सुबांग एयरबेस में, और ये एक्सरसाइज हम करते हैं मलेशिया कंट्री के साथ। ओके, तो 10 to 14 अगस्त को ये एक्सरसाइज हुई है। इसमें इंटेंस एयर कॉम्बैट मैन्यूवर्स शामिल थे और टैक्टिकल शेयरिंग इन्वॉल्व की गई बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड द रॉयल मलेशियन एयरफोर्स। ठीक है, पर्पज़ क्या था? स्ट्रैटेजिक टाइज को इन्हांस करना, म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ाना एंड ऑपरेशनल इंटरऑपरेबिलिटी को इंक्रीज करना बिटवीन द 2 नेशंस। ठीक है, तो सुबांग एयरबेस ने यहाँ पर होस्ट किया था RMAF एयर वॉरफेयर सेंटर को, विच एक्चुअली एक्टेड एज द प्राइमरी वेन्यू इस 5-day ड्रिल के लिए, जिसमें 83 पर्सनल को इंक्लूड किया गया था। ठीक है, तो डू रिमेंबर उदार शक्ति नाम की एक्सरसाइज इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है, एंड इस साल ये कहाँ पर हुआ है? मलेशिया कंट्री में। फाइन, बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की, तो ये इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 1932 में हुई थी, एंड इनका मोटो होता है नभः स्पर्शम दीप्तम। ठीक है, एंड यहाँ पर मलेशिया के साथ एक और हम एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति। ठीक है, देखिए शक्ति के बहुत सारे वर्जन्स होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर आप सिर्फ यहाँ पर शक्ति लिखेंगे ना, तो ये एक्सरसाइज हम करते हैं फ्रांस के साथ। ओके, अगर आप इसमें हरिमऊ लगा देंगे तो ये फिर मलेशिया के साथ हम करेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर उदार शक्ति लगा देंगे, उदार लगा देंगे आगे, तो भी ये मलेशिया के साथ हम करेंगे। ठीक है, और चौथी है समुद्र शक्ति। समुद्र अगर आप इसके आगे ऐड करते हैं तो फिर ये हम करते हैं इंडोनेशिया के साथ। ओके, एंड 5th है यहाँ पर मित्रा शक्ति। अगर आप आगे मित्रा लगाते हैं तो फिर ये हम करते हैं श्रीलंका के साथ। तो ये शक्ति के कई सारे अलग अलग वर्जन्स हैं। अगर आप नाम चेंज करेंगे तो कंट्री भी चेंज हो जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम इसी के साथ कुछ डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं।
फर्स्ट यहाँ पर थार्ड इज एन एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय विच कंट्री। थार्ड को किस कंट्री ने डेवलप किया है? द आंसर इज यूएस। ICGS अमूल्या विच वॉज रिसेंटली कमीशन इन गोवा बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ फास्ट पेट्रोल वेसल। ये हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अमूल्या है जिसको गोवा में रिसेंटली कमीशन किया गया एंड ये बिलोंग करती है अदम्य क्लास ऑफ फास्ट पेट्रोल वेसल्स को। नेक्स्ट है द रोबोट सिस्टम 15 हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री। ये डेवलप किया है स्वीडन ने। INS महेंद्रगिरी जो हमारी 6th प्रोजेक्ट 17A की इंडिजिनस स्टेल्थ फ्रिगेट है, इसको रिसेंटली कमीशन किया गया कहाँ पर? द आंसर इज विशाखापट्टनम। RQ-170 सेंटिनल स्टेल्थ सर्विलांस ड्रोन, ये किस कंट्री ने डेवलप किया है? द आंसर इज यूएस। द नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी फंक्शंस अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन। ये फंक्शन होता है अंडर DRDO मीन्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट एक्सरसाइज पिच ब्लैक, ये किस कंट्री ने होस्ट किया है? द आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये हमारे कुछ डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ थे। कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, वेयर वॉज द 8th मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप ऑन ओशन एंड पोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्ड। ये 8th एडिशन था इस मीटिंग का जो रिसेंटली हुआ है डी ऑप्शन गोवा में। तो 8th मीटिंग ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप ऑन ओशन एंड पोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कंडक्ट की गई है गोवा में 12 से लेके 14 अगस्त तक। एंड इस मीटिंग को होस्ट किया है NCPOR ने, मीन्स नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च ने, दैट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। फाइन। तो क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी चल रही है 2026 में, तो जो कोर मेंबर्स थे इस ग्रुप में, दीज वर फ्रॉम ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। एंड जो भी कंट्रीज़ ब्रिक्स में हैं लाइक इजिप्ट, इंडोनेशिया, UAE, इनके मेंबर्स ने इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, तो इस मीटिंग का फोकस क्या था? मल्टीलेटरल रिसर्च प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करना, पोलर इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करना, साइंटिफिक एक्सचेंजेस बढ़ाना एंड कैपेसिटी बिल्डिंग को इंक्रीज करना। ठीक है, तो ये 8th मीटिंग थी ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप ऑन ओशन एंड पोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो रिसेंटली गोवा के अंदर हुई है। ठीक है, ओशन साइंस में समुद्र की केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स स्टडी होती है। ओशन गेट्स बड़े ओशन करंट्स होते हैं जो हमें बेसिकली ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। एंड फाइटोप्लैंक्टन ओशन के ऑक्सीजन का 50% तक प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। बात करेंगे पोलर रिसर्च की, तो पोलर रीजन्स 2 होते हैं आपके। पहला हो गया आर्कटिक यानी नॉर्थ पोल और दूसरा हो गया अंटार्कटिक यानी कि साउथ पोल। ठीक है, और अंटार्कटिका की सरफेस लगभग 98% आइस की बनी हुई है। पोलर रिसर्च ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को समझने में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मीटिंग हुई है रिसेंटली कहाँ पर? गोवा में। ओके, मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च द टेक्नोलॉजी ड्रिवन वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जिसका नाम रखा गया हनुमान। ये किसने लॉन्च कर दिया है? द आंसर इज बी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो रिसेंटली हमने वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेट किया था 12 अगस्त को एंड इस ओकेजन पर गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने अनाउंस किया हनुमान इनिशिएटिव। ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म है जिसका पर्पज़ है रियल टाइम वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग करना एंड ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को देखना। एंड इस तरह की एडवांस ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करके हमारा पर्पज़ यहाँ पर क्या है? एलिफेंट मूवमेंट्स को मॉनिटर करना एंड अर्ली वार्निंग्स प्रोवाइड करना हमारी लोकल कम्युनिटीज़ को, जिससे जो क्रॉप डैमेज है वो मिनिमाइज हो सके एंड यहाँ पर कैजुअलिटीज़ को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, तो ये रिसेंटली लॉन्च कर दिया है बी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश ने। वर्ल्ड एलिफेंट डे हम 12 अगस्त को क्यों मनाते हैं? इसका मेन एम क्या होता है? एलिफेंट्स की हम सेफ्टी को इन्हांस कर सकें और उनके कंजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, इसलिए हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं हर साल। ठीक है, ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट जो है वो जंगल और ह्यूमन सेटलमेंट्स के बीच टकराव की वजह से होता है एंड इस वजह से काफ़ी हमारे क्रॉप्स ख़राब होते हैं एंड एलिफेंट्स को भी नुकसान होता है। इंडिया में कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर ये कन्फ्लिक्ट काफ़ी बढ़ता जा रहा है एंड इसी वजह से डिफरेंट स्टेट्स ऐसे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं इस चीज़ को टैकल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पहले 3 कैपिटल का सिस्टम था लेकिन अब यहाँ पर इकलौती और परमानेंट कैपिटल इसकी बन गई है अमरावती। ठीक है, चलिए हम इसी के साथ कुछ एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। First, a new species of snakehead fish named as चन्ना भोई was discovered in which Indian state? ये नई स्पेशीज़ है snakehead fish की जो हमने डिस्कवर की है मेघालय से। What is the IUCN conservation status of sloth bear that was recently seen in the news? इसका स्टेटस क्या है? The answer is vulnerable. Which ministry has released draft rules to manage tar balls and protect India's coastline and marine environment from oil spill? This is Ministry of Environment, Forest and Climate Change. इसके मिनिस्टर कौन है? मिस्टर भूपेंद्र यादव। A new species of snake, Lycodon irvini, was recently discovered in which region of India? ये हमें डिस्कवर हुआ है ग्रेट निकोबार आइलैंड से। The rare sea slug discodride
Cubensis has been recorded in India for the first time at which place? The answer is Mumbai. रामगढ़ पिछथारी टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है? इट लाइज इन राजस्थान. वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व विच इज़ बीइंग डेवलप्ड एज इंडियाज थर्ड चीता हैबिटाट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? इट लाइज इन मध्य प्रदेश. ठीक है, तो ये हमारे कुछ इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड न्यूज़ थे. मूविंग टू फिफ्थ क्वेश्चन नाउ. विच सिटी इज़ होम टू इंडियाज लार्जेस्ट सिंगल क्लस्टर AI इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी? इंडिया का सबसे बड़ा सिंगल क्लस्टर AI इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कहाँ पर डेवलप हो रहा है? द आंसर इज सी ऑप्शन, चेन्नई. चेन्नई कहाँ पर है? तमिलनाडु में. इट इज़ सेट टू होस्ट इंडियाज लार्जेस्ट सिंगल क्लस्टर AI इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एंड लार्सन एंड टूब्रो को इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि वो इस फैसिलिटी को डेवलप और कंस्ट्रक्ट करेंगे Vyoma.ai चेन्नई डेटा सेंटर के कैंपस में. ठीक है, तो इस फैसिलिटी में गीगावाट स्केल तक की कैपेसिटी होगी एंड इट इज़ डिज़ाइन टू सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड इंडिया का कंप्यूटिंग कैपेसिटी हमारे एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कलोड्स के लिए. ओके, तो चेन्नई इमर्ज हो रहा है एज अ मेजर डेटा सेंटर हब इसकी कोस्टल लोकेशन को देखते हुए. सबमरीन केबल लैंडिंग स्टेशन है क्योंकि यहाँ पर, एंड रिलायबल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है. तो इस प्रोजेक्ट से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया का AI इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन होगा एंड इससे हमारी डिजिटल कंप्यूटिंग इकोसिस्टम भी इन्हांस हो जाएगी. ठीक है, तो इंडिया का सबसे बड़ा सिंगल क्लस्टर AI इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप हो रहा है चेन्नई में. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. फाइन. बात करेंगे लार्सन एंड टूब्रो की, तो ये एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जो इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं. इनकी फॉर्मेशन हुई थी 1938 में एंड ये भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स में से एक हैं. लार्सन एंड टूब्रो हैवी इंजीनियरिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्रोडक्शन में भी काम करते हैं. ठीक है, AI के बारे में कई बार हमने पहले भी बात की है. इसका मतलब है कंप्यूटर सिस्टम्स को ह्यूमन इंटेलिजेंस टास्क देना, जैसे कि लर्निंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ये सब. ठीक है, और इसके मेन टाइप्स हैं लाइक नैरो AI जो स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है. देन सेकेंड वन इज़ जनरल AI ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस के लिए है. ठीक है, तो आप ब्रॉडली अगर आप पढ़ेंगे ना AI तो उसके बारे में आप और चीज़ें देख सकते हैं. Coming to sixth question, Maharaja Bir Bikram Airport recently seen in the news for joint security exercises is located in which Indian state? ये एयरपोर्ट कहाँ पर है आपको ये बताना है. द आंसर हियर इज ए ऑप्शन, त्रिपुरा. रिसेंटली हुआ क्या है, इंडियन आर्मी के रेड शील्ड डिवीज़न ने कंडक्ट किया है 14 दिन का जॉइंट सिक्योरिटी और काउंटर ड्रोन ट्रेनिंग प्रोग्राम CISF पर्सोनल के लिए एट द महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट. एंड ये एयरपोर्ट जो है वो त्रिपुरा के अगरतला में लोकेटेड है. इसका नाम रखा गया है महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक्य के ऊपर, जो कि फॉर्मर रूलर हैं त्रिपुरा के. एंड इस एयरपोर्ट को एक इंपॉर्टेंट सेंटर बनाया गया है फॉर रीजनल कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. इसकी लोकेशन नियर द इंडिया बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर लोकेटेड है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है स्ट्रैटेजिकली. राइट, तो सिंपली याद रखिएगा महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट रिसेंटली न्यूज़ में था फॉर ज्वाइंट सिक्योरिटी एक्सरसाइजेस. ये कहाँ पर है? इट लाइज इन त्रिपुरा. ओके, ना यहाँ पर चलिए हम थोड़े डिफेंस करंट अफेयर्स देख लेते हैं. फर्स्ट एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2 इज़ अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? डेजर्ट साइक्लोन नाम की एक्सरसाइज होती है इंडिया और UAE के बीच में. AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर वॉज डेवलप्ड बाई विच कंट्री? ये डेवलप किया है US ने. ICGS अमूल्या विच वॉज रिसेंटली कमीशनड इन गोवा बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ फास्ट पेट्रोल वेसल्स? ICGS अमूल्या को रिसेंटली गोवा में कमीशन किया गया एंड ये बिलोंग करता है अदम्य क्लास को. रुद्रा M2 एयर टू सरफेस मिसाइल इज इंडिजिनसली डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये डेवलप किया है DRDO ने. आइनिस माहे जो आजकल न्यूज़ में था बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ शिप्स इन द इंडियन नेवी? द आंसर इज माहे क्लास. सागर मैत्री ये एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है इंडियन नेवी का और किस और ऑर्गेनाइजेशन का? सो द आंसर इज DRDO. एंड लास्ट है आइनस मालवन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ इंडियन नेवल शिप्स? आइनस मालवन ये माहे क्लास की एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेल वाटर क्राफ्ट है. ठीक है, ये हमारे कुछ डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ थे. Coming to seventh question, which union territories are the first to fully operationalize the programmable digital rupee under प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना? कौन सी हमारी यूनियन टेरिटरीज पहली हैं जिन्होंने फुली ऑपरेशनलाइज कर दिया है प्रोग्रामेबल डिजिटल रूपी को अंडर दिस स्कीम? द आंसर हियर इज चंडीगढ़ एंड दादरा एंड नागर हवेली. ठीक है, तो ये हमारी पहली यूनियन टेरिटरीज हैं इन इंडिया that are designated to operationalize the programmable digital rupee tokens for the direct benefit transfer of the food subsidies under प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. ठीक है, एंड इन टेरिटरीज में गवर्नमेंट डिपॉजिट करेगी पर्पस बाउंड प्रोग्रामेबल टोकन्स को डायरेक्टली
into the CBDC wallets of beneficiaries. ये टोकन्स सिर्फ और सिर्फ तभी रिडीम हो सकते हैं जब आपको डेजिग्नेटेड फूड ग्रेन परचेज करना होगा फ्रॉम इम्पैनल्ड मर्चेंट्स, जिससे कि जो डाइवर्जन ऑफ फंड्स है वो रिड्यूस होगा एंड यहाँ पर वेलफेयर बेनिफिट्स की टारगेटेड डिलीवरी एंश्योर हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 यूनियन टेरिटरीज थी हमारी, चंडीगढ़ एंड दादरा एंड नागर हवेली। ठीक है, चंडीगढ़ याद रखिएगा इंडिया की फर्स्ट प्लान्ड सिटी है जो 1950s में डिज़ाइन हुई थी एंड यहाँ के जो आर्किटेक्ट हैं वो कौन है, ली कर्बूजियर, इन्होंने ये डिज़ाइन किया था। ओके, एंड दादरा एंड नागर हवेली एक यूनियन टेरिटरी है जो वेस्टर्न इंडिया में है। ये टेरिटरी ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए काफ़ी फेमस है एंड 2019 में दादरा एंड नागर हवेली को हमने दमन एंड दीव के साथ में मर्ज किया था। ओके, डिजिटल रुपी की बात कर लेते हैं। डिजिटल रुपी RBI की तरफ से लॉन्च की गई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। ये डिजिटल फॉर्म में एक तरह का पैसा होता है जो कैश की तरह ही यूज़ किया जा सकता है एंड डिजिटल रुपी से ट्रांजैक्शंस आपके फास्टर और सिक्योर होते हैं। ठीक है, सो बी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। Coming to 8th question, which organization released the Global Employment Trends for Youth 2026 Back to the Future report? ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है? तो द करेक्ट आंसर हियर इज ए ऑप्शन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश कर दी है। इसमें उन्होंने वार्निंग दी है कि ग्लोबल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट अगेन बढ़ सकता है आफ्टर रीचिंग अ 2 डिकेड लो इन 2023 एंड इन्होंने ये प्रेडिक्शन दी है कि ग्लोबल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2025 में इंक्रीज़ हुआ था 12.4% पे, जिसकी वजह से लगभग 67 मिलियन यंग पीपल जो 15 to 24 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में आते हैं दे आर टोटली अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो अरब स्टेट्स में ये वैल्यू दी गई थी 26.2% की, नॉर्थ अफ्रीका में ये वैल्यू थी 22.6%। इसी के साथ इन एरियाज़ में हाईएस्ट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा गया ग्लोबल लेवल पर। डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में देखेंगे तो 10 में से 9 ऐसे यंग वर्कर्स हैं लो एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में हु आर इंगेज्ड इन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। सो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस भी दी हैं कि किस तरह से हमें और पॉलिसीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है दैट फोकसेज ऑन जॉब क्रिएशन, एजुकेशन एंड स्किल, स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन, सोशल प्रोटेक्शन एंड इंक्लूजन। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में यूनाइटेड नेशंस के पहले स्पेशलाइज्ड एजेंसी के तौर पर बना था। इसमें 3 मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स। ठीक है, ILO ने 8 आवर वर्क डे और चाइल्ड लेबर के खिलाफ कई कन्वेंशंस भी क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए हम इसी के साथ कुछ रिपोर्ट्स भी देख लेते हैं जो न्यूज़ में थी फॉर सम रीज़न। First, which ministry released the second edition of the Digital Threat Report 2025-26? इस रिपोर्ट को पब्लिश किया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने। Which institution released the report School Education System in India, Temporal Analysis and Policy Roadmap for Quality Enhancement? ये रिपोर्ट दी है नीति आयोग ने। Which organization released the first annual report on the National Highways Green Cover Index 2025-26? ये रिपोर्ट है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। Next day, World Economic Situation and Prospects 2026 report was released by which organization? ये रिपोर्ट दी है यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने। नेक्स्ट है यहाँ पर which state bagged the first position in the PISA state rankings among the 5th scheduled areas? This is Maharashtra. The Global Economic Prospects Report 2026 is released by which organization? It is given by World Bank. As per the National Crime Records Bureau data, which state recorded the highest number of cybercrime cases? सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम के केसेस देखे गए तेलंगाना में। ठीक है, Now coming to 9th question. Which state ranks first in the country in terms of installed EV charging stations as of August 2026? सबसे ज़्यादा number of installed EV charging stations कहाँ पर हैं? The correct answer here is B option, Maharashtra. महाराष्ट्र की रैंक फर्स्ट है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड EV चार्जिंग स्टेशंस एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज डेटा एंड महाराष्ट्र के पास टोटल 6,985 चार्जिंग स्टेशंस हैं। कर्नाटका की रैंक यहाँ पर सेकेंड थी विद 6,805 स्टेशंस एंड दे अकाउंट फॉर नियरली 13% ऑफ इंडियाज टोटल। ओके, एंड इंडिया की टोटल अगर हम EV चार्जिंग स्टेशंस देखेंगे तो कितने हैं, 52,718 चार्जिंग स्टेशंस। सदर्न स्टेट्स में तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला और आंध्र प्रदेश दे हैव fewer charging stations than कर्नाटका।
यूपी के पास हैं 4,493 ईवी चार्जिंग स्टेशंस, जबकि राजस्थान के पास हैं 2,827 ऐसे स्टेशंस। तो अंडर द पीएम ई ड्राइव स्कीम, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड इनके पीएसयूज, दे कैन सबमिट द प्रपोजल, जहाँ पर वो पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशंस को स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इंस्टॉल्ड ईवी चार्जिंग स्टेशंस फिलहाल इंडिया में किसके पास हैं? तो महाराष्ट्र के पास। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ओके, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में हम फ्रिक्वेंटली बात करते रहते हैं। ये बैटरी से चलने वाले व्हीकल्स होते हैं बेसिकली, एंड टेस्ला यहाँ पर सबसे पॉपुलर ईवी कंपनी है दुनिया में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एयर पोल्यूशन को कम करने में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं दीज डेज। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज़ बी ऑप्शन। कमिंग टू 10th क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च चीफ मिनिस्टर युवा भविष्य निर्माण योजना 2026? ये स्कीम कौन से स्टेट गवर्नमेंट की है? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, उत्तराखंड। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है चीफ मिनिस्टर युवा भविष्य निर्माण योजना। इस स्कीम का मेन एम था फ्री ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करना टू द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो इसमें उन स्टूडेंट्स को कवर किया जाएगा हु आर परस्यूइंग हायर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज़ एंड द गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस इन अक्रॉस उत्तराखंड। एंड यहाँ पर कोचिंग अवेलेबल की जाएगी सिविल सर्विसेज के लिए, डिफेंस सर्विसेज के लिए, बैंकिंग, रेलवेज एंड एसएससी एग्जामिनेशंस के लिए। साथ ही इसमें और भी एग्जाम्स कवर होंगे लाइक कैट, मैट, गेट, एनईटी, सीएसआईआर, एनईटी एग्जाम्स। ठीक है, तो पर्टिकुलरली यहाँ पर एम किया जा रहा है कि ऐसे स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुँचाया जाए जो रिमोट और हिली एरियाज़ में रहते हैं और जिनके पास कोचिंग सेंटर्स का कोई भी एक्सेस नहीं है। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर युवा भविष्य निर्माण योजना लॉन्च करी है उत्तराखंड की सरकार ने। उत्तराखंड को फॉर्म किया गया था 2000 ईयर में उत्तर प्रदेश से सेपरेट करके। ओके, चलिए हम यहाँ पर थोड़े गवर्नमेंट स्कीम्स भी रिवाइज कर लेते हैं इसी के साथ। फर्स्ट है थाई मामन थांगा मोथिरा थिट्टम इज़ अ मेजर वेलफेयर इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट? इसको लॉन्च किया था तमिलनाडु ने। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द सीएम इंस्पायर्ड स्कीम टू सपोर्ट यूपीएससी एस्पिरेंट? द आंसर इज मेघालय। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम वॉज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये एक फ्लैगशिप स्किल डेवलपमेंट स्कीम है, किस मिनिस्ट्री की? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट इज स्वामित्व स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? द आंसर इज पंचायती राज मिनिस्ट्री। यहाँ पर स्वामित्व का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस, आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज स्कीम। What is the name of the scheme launched for developing investment-ready world-class industrial parks across India? This is Bhavya scheme. और last है, what is the name of the scheme launched to develop indigenous telecom technologies for rural and remote areas? So this is Telecom Technology Development Fund. Okay. Now coming to 11th question. The Grameen Gyan Setu app recently launched to integrate rural libraries is associated with which Lok Sabha constituency of Gujarat? ये एप्लीकेशन जो है ये रिलेटेड है किस गुजरात की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ? द आंसर इज गांधीनगर। तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च कर दिया है ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इस ऐप में लाइब्रेरीज को इंटीग्रेट कराया गया इन द गांधीनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ गुजरात एंड इसको लॉन्च किया गया ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ SR रंगनाथन एंड इनके बर्थ एनिवर्सरी को हम नेशनल लाइब्रेरी डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो लगभग 63 विलेज लाइब्रेरीज यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई, जबकि 752 लाइब्रेरीज को कनेक्ट किया गया थ्रू दिस एप्लीकेशन। 4 मेजर लाइब्रेरीज लिंक कराए गए रूरल लाइब्रेरीज के साथ, जहाँ पर लगभग 2.8 लाख बुक्स अवेलेबल थी। सो इनिशिएटिव का मेन एम यहाँ पर क्या है? रीडिंग को प्रमोट करना एंड बुक्स का एक्सेस इंप्रूव करना बच्चों के लिए इन द विलेजेस। ठीक है, तो ग्रामीण ज्ञान सेतु एप्लीकेशन रिसेंटली लॉन्च किया गया टू इंटीग्रेट आवर रूरल लाइब्रेरीज एंड इट इज एसोसिएटेड विथ द गुजरात के गांधीनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। फाइन, मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन नाउ। Which state government launched the Yuvan initiative to connect young people with nature, wildlife and local biodiversity? तो युवान इनिशिएटिव को लॉन्च कर दिया है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने। छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है ये इनिशिएटिव, जिसमें यंग पीपल को कनेक्ट किया जा रहा है विथ नेचर, वाइल्ड लाइफ एंड लोकल बायोडाइवर्सिटी। तो इस प्रोग्राम के थ्रू हम प्रमोट कर रहे हैं एक्सपीरियंशियल एनवायरमेंटल एजुकेशन को
through hands-on outdoor activities rather than just classroom-based learning alone. And youth यहाँ पर participate कर रहे हैं different activities में like bird watching, wildlife tracking and ecosystem observation. तो यहाँ पर practical training दी जा रही है in different areas including wildlife photography, wetland conservation and ecotourism. And युवान का यहाँ पर main aim क्या है? Empathy को develop करना towards forest and यहाँ पर एक network create करना young local green leaders का. ठीक है, तो युवान इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ में सो एज टू कनेक्ट द यंग पीपल विथ नेचर, वाइल्ड लाइफ एंड लोकल बायोडाइवर्सिटी. फाइन, चलिए हम इसी के साथ थोड़े नेशनल न्यूज़ भी रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट है, रिसेंटली वेयर वॉज ज्योति विष्णु इंटरनेशनल आर्ट सेंटर इनॉग्रेटेड. ये इनॉग्रेट हुआ असम में. द वतन को जनो इनिशिएटिव इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? इट फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT. प्रोजेक्ट सारथी ये इंटीग्रेट किया गया विथ विच यूथ इनिशिएटिव? द आंसर इज माई भारत, मेरा युवा भारत. विच इंस्टीट्यूट लॉन्च्ड अ स्टॉक एनहांसमेंट प्रोग्राम फॉर शॉर्ट नेक क्लैम in Ashtamudi Lake? This is Central Marine Fisheries Research Institute. Next, which state government implemented a one-click pension transfer initiative to improve the transparency and efficiency in welfare delivery? This is Uttarakhand. And last, which ministry introduced the APAR ID system? ये introduce किसने किया है? The answer is Education Ministry. ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ नेशनल करंट अफेयर्स. एंड इसी के साथ हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं. एंड लास्ट में हम रिवीजन करते हैं एक दिन पहले के क्वेश्चंस का. तो लेट्स क्विकली चेकआउट कि हमने सैटरडे को कौन से क्वेश्चंस किए थे. सैटरडे को हमारा पहला क्वेश्चन था, वेयर वॉज इंडियन नेवीज नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल श्रुति यार्ड 3037 लॉन्च्ड? ये कहाँ पर लॉन्च हुआ? द आंसर इज कोलकाता के गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स में. Next, as per the recent data, which state has the highest number of dialysis centers under the Pradhan Mantri National Dialysis Program in 2025 to 26? Recent data के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डायलिसिस सेंटर्स हैं गुजरात के पास. What is the title of the recently released autobiography of the former President of India, Ramnath Kovind? इस ऑटोबायोग्राफी का नाम रखा गया Triumph of the Indian Republic, My Life, My Struggles. Next, which state government recently notified a first of its kind widow and orphan cess on petrol and diesel? ये notify किया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने. Which state or the union territory hosted the first ever Black Necked Crane Festival in August 2026? This is Ladakh. Which city hosted the national seminar on electronic warfare Netra 2026, which is organized by DRDO? ये कहाँ पर हुआ? The answer is Bengaluru. वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ये कब हम मनाते हैं? 13 अगस्त को. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिपोर्ट जारी की अलाइवेबल फ्यूचर प्रोटेक्टिंग जॉब्स एंड ग्रोथ फ्रॉम एक्सट्रीम हीट इन साउथ एशिया सिटीज? ये रिपोर्ट दी है वर्ल्ड बैंक ने. Andras Baka has been elected as the president of which country? The answer is Hungary. And lastly, which state government recently launched the Tatya Kosh, which is an open source public data portal designed as a digital public good? This is Karnataka. ठीक है, तो ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, मीन सैटरडे के. अगर आप फर्दर इनकी डिटेलिंग समझना चाहते हैं तो आप हमारा सैटरडे वाला लेक्चर ज़रूर रेफ़र करिएगा. वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात की है. ओके, तो विद दिस यहाँ पर हमारी क्लास एंड होती है. एंड अपना फीडबैक आप कमेंट में ज़रूर हमारे साथ शेयर करिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी. इन केस यू फाइंड इट यूजफुल तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एज वेल. एंड बिफोर वाइंडिंग अप लेट मी टेल यू दैट दिस क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ अवर डेली 20 MCQs क्विज सीरीज इन GK टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं. एंड वहाँ से आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, जिसके बाद हम आपको डेली बेसिस पे इसी तरह से 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे जो आपकी प्रेपरेशन को और बेहतर बनाएगा. ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए फिर कल के सेशन में मिलते हैं. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Also don't forget to like, share and subscribe our channel. With this, Meenuz Hadsana signing off.